नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आप देख रहे हैं देशित। देशित कवर स्टोरी में क्या है खास, जल्दी से एक बार आपको बता देते हैं। आज हम देशित में राहुल का रियलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं। एक्टिंग वर्सेस असलियत, राहुल का रियलिटी टेस्ट। और 8:30 बजे 8:27 पर आप देशित में देखेंगे ऑपरेशन अवार्ड वापसी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद करेंगे। वहीं सरकार ने किसानों से अपील की है कि बातचीत के लिए आगे की तारीख बताए। लेकिन आज हम सबसे पहले राहुल गांधी का एक रियलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं। वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज राहुल गांधी की एंग्री यंग मैन की एक्टिंग पूरे देश ने देखी जब उन्होंने कहा किसान रोड पर रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ऑर्डर दिया एक तरीके से। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए जब राहुल गांधी पत्रकारों से बात करने पहुंचे। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। ये जैकेट देखिए, उन्होंने अपनी जैकेट वो उतारने गए, कुछ सेकंड्स की भी गर्मी नहीं बर्दाश्त हुई। वो अपनी जैकेट उतारने गए, फिर आकर दोबारा पत्रकारों से बात की। देखिए उन्होंने जैकेट उतारी, गाड़ी में जैकेट रखी, फिर वो आए और पत्रकारों से फिर उन्होंने बात की। देखिए अब आप सोचेंगे तस्वीर दिखाने का मकसद क्या है। देखिए तस्वीर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि कहना बहुत आसान है। बहुत आसान है कहना कि किसान रोड पर रहेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। कहना आसान है, भड़काना उससे भी आसान है कि किसान ठंड से ठिठुरेंगे सड़क पर। और उनके दर्द को महसूस करना ना बहुत अलग है। राहुल गांधी जिनसे कुछ सेकंड की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या वो किसानों को ठंड में ठिठुरने का ऑर्डर दे सकते हैं? किस हक से दे रहे हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी सिर्फ भड़काएंगे या सिंगू भी जाएंगे, या हो सकता है भड़काकर कल से नए साल की छुट्टी पर निकल जाएंगे? आइए देशित में राहुल गांधी की इसी एंग्री यंग मैन वाली एक्टिंग का रियलिटी चेक करते हैं, जिसके जरिए वो किसानों के रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वैसे ये भी है कि जो किसान ठंड में भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई, उन अपने हक की लड़ाई के लिए, उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा है क्या, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी से हम 5 सवाल आज दरअसल पूछना चाह रहे हैं। 5 सवाल, सीधे सीधे सवाल है राहुल गांधी आपसे कि क्या राहुल गांधी सिंगू बॉर्डर पर किसानों के साथ आप धरना देंगे? राहुल गांधी आपसे सवाल है कि क्या राहुल गांधी आप सिंगू बॉर्डर पर किसानों के साथ धरना देंगे? सीधा सवाल है। दूसरा सवाल, घर का आराम छोड़कर क्या आप सड़क पर बैठेंगे रात को? जो आप किसानों को बैठने के लिए कह रहे हैं, आप बैठेंगे 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान में सर्द रातों में, क्या आप किसानों के साथ रुकेंगे? सीधा सवाल है आपसे। राष्ट्रपति को ज्ञापन देने से काम खत्म अगर आप किसानों के इतने हितैषी बनना चाह रहे हैं। और 5वां सवाल, किसानों में भ्रम आप कब तक फैलाएंगे? इन सवालों का जवाब राहुल गांधी देंगे, इस बात की उम्मीद हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों के पास इन तमाम सवालों के जवाब है। इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। किसान अपना आंदोलन खुद देख रहा है, किसी राजनेता की जरूरत नहीं है। किसान वापस नहीं जाने वाला है। राहुल गांधी जी, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। किसान है तो ये कांग्रेस का मारा हुआ बैठा है। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है। किसान अपना आंदोलन गांधी जी, हमें ये गलत है जी, सरासर जी राजनीति है, किसान को कोई जरूरत नहीं है। सही कहा आपने राहुल गांधी जी। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि कैसे कड़ाके की ठंड में हजारों किसान ठिठुर रहे हैं। और आपसे ठंड की धूप भी 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी इस गर्मी को किसानों ने भी देखा और पूरा देश भी देख रहा है। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री क्या सुनेंगे क्या नहीं, ये प्रधानमंत्री जाने।
लेकिन आज आंदोलनकारी किसानों ने जी न्यूज से कहा कि राहुल गांधी को लेकर उनकी बात पूरे देश को सुनाई जाए और राहुल गांधी तक भी किसानों का संदेश पहुंचाया जाए। हम राहुल गांधी से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा किसान है, हम अपने आप अपनी लड़ाई हम अपने आप लड़ेंगे, आपकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं। प्रदर्शनकारी किसान राहुल गांधी से सामाजिक दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी समझते हैं कि 2 घंटे में एंग्री यंग मैन की एक्टिंग करके वो किसानों के हीरो बन सकते हैं। आज कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ गाड़ी में बैठकर राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, मीडिया से 13 मिनट तक बात की। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। इससे पहले पार्टी दफ्तर के लॉन में हुई बैठक में भी वो शामिल रहे। कुल समय जोड़कर अगर आप हिसाब लगाएं तो राहुल गांधी ने 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे किसानों के नाम पर खर्च किए, जबकि किसान 2400 घंटे दिल्ली बॉर्डर पर इस सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं। 29 दिनों से जारी आंदोलन को देखकर अगर आप तुलना करें तो किसान करीब 700 घंटे से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन राहुल गांधी इन 29 दिनों में से करीब 3 घंटे ही किसानों के लिए घर से बाहर निकले। पहली बार 9 दिसंबर को तब राहुल गांधी विपक्ष के उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए जिसने कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रपति से मुलाकात की, और दूसरी बार आज राहुल गांधी की भाषा आज ऐसी थी जैसे किसान आंदोलन कांग्रेस ही चला रही हो। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। किसान है तो ये कांग्रेस का मारा हुआ बैठा है, और जो लपके लोग काऊ ने जो कोई कहा कि बंदर के हाथ में दयो नारियल वो इतना बेता लड़के रहो, कोई सख्त उधर ना बैठ रहो। कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राहुल गांधी और किसान आंदोलन वो क्यों निभाएंगे? किसान संगठन इतने मजबूत हैं, उन्हें यहाँ पर ऐसी कोई वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को आ जाने से और आंदोलन की गति तेज हो जाएगी, क्योंकि हमारे संगठन इतने मजबूत हैं कि हम अपने आप में इतने सक्षम हैं। 29 दिनों से दिल्ली बॉर्डर के पास बैठे किसान सरकार को भी समझ रहे हैं और कांग्रेस को भी, और किसान भाइयों को यह भी देखना चाहिए कि इन 29 दिनों में किसानों के लिए राहुल गांधी ने क्या किया। घर में बैठकर सिर्फ ट्वीट। 29 दिनों में राहुल गांधी ने कुल 50 ट्वीट किए, इसमें 26 ट्वीट किसानों पर है। समझ गए आप? किसान आंदोलन के 29 दिनों में 26 ट्वीट किसानों पर, यानी हर दिन के हिसाब से 1 ट्वीट भी नहीं। और प्रियंका वाड्रा ने इस दौरान कुल 22 ट्वीट किए, जिनमें 9 किसानों पर। प्रियंका वाड्रा का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी किसानों के समर्थन में आज सड़कों पर उतरी थी। राष्ट्रपति भवन के पास उन्हें हिरासत में लिया गया और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। सरकार जनता की आवाज से डर लगता है, भय है, इसलिए जब जब आवाज उठती है तो उनका ऐसा व्यवहार होता है। मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुले डिबेट की चुनौती देता हूं कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस की राजनीति तो देश 1947 से देख रहा है, लेकिन कांग्रेस के भाई बहन की राजनीति बीते कुछ समय से देश देख रहा है और समझ भी रहा है। जहाँ करने काबिल हो वहाँ करते नहीं हो, जहाँ नहीं करने काबिल वहाँ सर मारते हो। जब करने काबिल थे तब नहीं किया, अब ना करने काबिल हैं तो करना चाहते हो। वरुण भसीन के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। मतलब ये 29 दिन बाद जाके जागे हैं राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी को आज ये भी एहसास हो गया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र है ही नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि किस देश की बात कर रहे हो, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी
या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। मतलब अब राहुल गांधी सिखाएंगे लोकतंत्र। आप समझ रहे हैं, अब राहुल गांधी से सीखना होगा कि लोकतंत्र असल में होता क्या है। दरअसल देश में लोकतंत्र नहीं होने का दावा करने वाले राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि कांग्रेस के शासनकाल में कितनी बार लोकतंत्र की हत्या हुई। 5 सबूत देश हित में राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए। पहला सबूत, इंदिरा गांधी का आपातकाल लोकतंत्र था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। 21 महीने का आपातकाल था। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। राहुल गांधी अपनी दादी से समझें कि लोकतंत्र ना होने का मतलब क्या होता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सबूत, जबरन नसबंदी। जब आपातकाल लगाया गया था, कहा जाता कि संजय गांधी ने आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी चलाई। ये लोकतंत्र था राहुल गांधी। तीसरा सवाल, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड जानते हैं किसने? कांग्रेस की सरकारों में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन। क्या इसे लोकतंत्र कहते हैं राहुल गांधी जी? ये लोकतंत्र की असल परिभाषा है। चौथा, 370 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रातों रात लागू करवा देना। जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 लागू करा दिया जम्मू कश्मीर में, जिसका खामियाजा देश ने दशकों तक भुगता। क्या यह लोकतंत्र था? 5वां सबूत, सबसे अहम, अध्यादेश फाड़ा था राहुल गांधी ने, याद है आपको? वो लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र का सम्मान था। जब राहुल गांधी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार, यानी कि उनकी सरकार, अपनी पार्टी की सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया, ये लोकतंत्र था। ये कुछ तल्ख सवाल, क्योंकि राहुल गांधी लोकतंत्र पर लेक्चर देना चाह रहे थे। वैसे राहुल गांधी ने सरकार से कहा है कि ज्वाइंट सेशन बुलाएं और कानून को वापस लें। पहले बयान सुनाते हैं, राहुल गांधी को संसद का गणित भी हम समझाएंगे। ज्वाइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मतलब ज्वाइंट सेशन मतलब संयुक्त सत्र। संयुक्त सत्र मतलब लोकसभा, राज्यसभा के सांसद। अब लोकसभा में सांसद 543 और राज्यसभा में 245, कुल मिलाकर 788 सीटें। अब ये गणित आप समझिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास 302 लोकसभा, 93 राज्यसभा, 395 सीटें बीजेपी के पास, यानी कि आधे से ज्यादा बीजेपी के पास। संयुक्त सत्र अगर बुलाकर अगर कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। और कांग्रेस के पास जानते हैं 88, 51 लोकसभा, 37 राज्यसभा। यह आंकड़ा राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? भारत एक संप्रभु, यानी कि सोवरेन, भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन है। राहुल गांधी शायद संविधान की प्रस्तावना भूल गए। राहुल गांधी यह भी भूल गए कि लोकतंत्र की हत्या की कोशिश 1975 में की गई थी, लेकिन भारत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आपातकाल की हत्या हो गई थी। तो राहुल गांधी को आज सीखना और समझना चाहिए। राहुल गांधी आज भी अगर ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है या सिर्फ ख्वाबों में है, कल्पना में रह गया है, राहुल गांधी का यह बयान संविधान के प्रति देश की आस्था के खिलाफ है, हम ये मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी का ये बयान संविधान के प्रति देश की आस्था के खिलाफ है। राहुल गांधी का बयान कि देश में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र के प्रति देश की आस्था के खिलाफ है। ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान लोकतंत्र है भारत, और लोकतंत्र पर सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी के बयान का भारत विरोधी फायदा उठा सकते हैं। अब दुनिया में कहा जाएगा कि देखिए आपके यहां तो लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी मर चुकी है ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं, आपके वहां पर इतने बड़े नेता कह रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के प्रति राहुल गांधी का ये रवैया गैर जिम्मेदार माना जाएगा। आज दरअसल राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि वो राष्ट्रपति को, यह अगली स्टोरी है, बड़ी खबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दरअसल राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि वो राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर वाली चिट्ठियां सौंपने आए हैं जो कृषि कानून के विरोध में है। कृषि मंत्री ने 2 करोड़ हस्ताक्षर के दावे पर ही सवाल उठा दिए। तो आखिर ये 2 करोड़ हस्ताक्षर का सच क्या है, ये जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने।
दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये 2 ट्रक आज दिन भर चर्चा में रहे। चर्चा की वजह है इन 2 ट्रकों में लदे कागज के बंडल। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन दोनों ट्रकों पर जो कागज लदे हैं वो दरअसल 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं। मतलब यह है कि 2 करोड़ किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के कागज पर हस्ताक्षर किए। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। आपने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी ने भी कहा कि वो राष्ट्रपति के पास करोड़ों हस्ताक्षर लेकर आए हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर कैसे कराए? किसानों का हस्ताक्षर अभियान कब शुरू हुआ था? किसानों से हस्ताक्षर की पूरी प्रक्रिया क्या थी? हस्ताक्षर करने वाले करोड़ों किसान हैं कहां? क्या वो किसान आंदोलन में शामिल लोग हैं? किसान आंदोलन में आज हमें कोई भी किसान ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा है कि वो कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा है। वहीं किसानों के हस्ताक्षर पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, सुनिए। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर पर जी मीडिया रिपोर्टर रवि त्रिपाठी ने जब पड़ताल शुरू की तो इसकी पूरी कहानी पता चली। कांग्रेस लगातार ये कैंपेन चला रही थी। आपको याद हो कि जैसे ही बिल पास हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी पंजाब गए थे, ट्रैक्टर में बैठकर उन्होंने आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ। वहाँ पंजाब में आंदोलन के बाद चिट्ठी कैंपेन चलाया गया कि हर राज्य में प्रोटेस्ट किया जाएगा किसान बिल के खिलाफ, और साथ साथ एक चिट्ठी का कैंपेन भी था, सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया था। तो सिग्नेचर कैंपेन की जो चिट्ठियाँ आई थी, 2 करोड़ चिट्ठियाँ अलग अलग राज्यों की तरफ से जो केंद्र को भेजा गया था, उन चिट्ठियों को ही सौंपा गया है आज राष्ट्रपति को, राहुल गांधी की और उनके डेलीगेशन की तरफ से। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। देश हित में दूसरी बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है। सब इंतजार कर रहे हैं कब आएगी वैक्सीन, कब आएगी वैक्सीन। दुनिया भर में वैक्सीन का इंतजार हो रहा है और देश में दरअसल एक नई बहस छिड़ गई है। वैक्सीन शरिया के हिसाब से है या नहीं है? बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, ये बहस छिड़ गई है। आपको हैरानगी हो रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं। वैक्सीन शरिया के हिसाब से है या नहीं है? मतलब मुंबई की रजा एकेडमी और मुसलमानों की बड़ी संस्था ऑल इंडिया जमीयत मुसलमीन ने कहा है कि जो वैक्सीन शरिया के हिसाब से हो, भारत के मुसलमान वही वैक्सीन लगवाएं, और मुसलमानों को वैक्सीन लगवाते वक्त हलाल का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये फतवा आ चुका है। मतलब कट्टरपंथी मुसलमानों की जान को भी खतरे में डालने पर तुले हुए हैं। देखिए, सबसे पहले देश हित में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि रजा एकेडमी और ऑल इंडिया जमीयत मुसलमीन क्यों शरिया वाली वैक्सीन मांग रही है। शरिया वाली वैक्सीन, रजा एकेडमी ने कहा है कि चीन सुअर के अंश से वैक्सीन बना रहा है। चीन सुअर के अंश से वैक्सीन बना रहा है, इसलिए ऐसी वैक्सीन लगवाना इस्लाम विरोधी है, शरिया के खिलाफ है। वैक्सीन इस्लाम विरोधी, वैक्सीन शरिया के खिलाफ। मुसलमानों की बड़ी संस्था जमीयत मुसलमीन ने कहा है कि मुसलमान पूरी तरह से जांच पड़ताल करें कि वैक्सीन बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, और आगे सुनिए, मुफ्तियों के फतवे के बाद ही वैक्सीन लगवाएं। तो मतलब भारत के कुछ मुफ्ती मौलानाओं को वैक्सीन भी शरिया के हिसाब से चाहिए। देखिए, मुसलमानों को वैक्सीन के खिलाफ भड़काने वाले मौलानाओं की बात सुनने से पहले आपको वैक्सीन पर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का फैसला जानना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च इस्लामिक संस्था यूएई फतवा काउंसिल ने कहा कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन में सुअर से बनने वाला जिलेटिन भी मौजूद हो तो भी मुसलमान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीन जो बनाया है उसके अंदर सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। महामारी कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन सुरक्षा कवच बनकर आ रही है, भारत में उस वैक्सीन के खिलाफ कट्टरपंथी सोच के संक्रमण की कहानी शुरू हुई मुंबई की रजा एकेडमी से।
सभी किताबें शाये की जाए। रजा एकेडमी क्यों चाहती है कि कोरोना वैक्सीन में मुसलमानों की जिंदगी से पहले शरीयत का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन रजा एकेडमी के ऑफिस पहुंचे। मैं रजा एकेडमी के दफ्तर यानी मुंबई में हूं, ये हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना जो हुई थी यहीं इसी जगह साल 1978 में हुई थी। कई ऐसी किताबें हैं जो धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, वहाँ पब्लिश किया गया है। कुरान के कई अलग अलग रूप, उनके अलग अलग अध्यादेश भी जारी किए गए हैं, अलग अलग बातें सामने रखी गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रजा एकेडमी सीधे तौर पर धर्म और समाज से जुड़ी हुई हर मसले को ध्यान में देती है। अब ध्यान से सुनिए, रजा एकेडमी के प्रमुख मौलाना सईद नूरी इस्लाम के हिसाब से वैक्सीन चाहते हैं। रजा एकेडमी क्यों चाहती है कि जांच से पहले मुसलमान वैक्सीन न लगवाएं? चाइना में वैक्सीन जो बनाया है उसके अंदर सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। मुफ्तियों को और उलमा को बुलवाया गया, उनके साथ मीटिंग हुई तो उन लोगों ने जो हुक्म सुनाया उसका इस्तेमाल करना नाजायज़ और हराम है। रजा एकेडमी चाहती है कि महामारी कोरोना के इलाज से पहले मुसलमान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वैक्सीन बनाने में सूअर के अंश का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। क्यों कोरोना वैक्सीन में सूअर के अंश के इस्तेमाल की आशंका है, ये हम देशहित में आपको आगे बताएंगे। लेकिन रजा एकेडमी की सोच का देश के मुसलमान कितना समर्थन करते हैं, ये जानने के लिए जी न्यूज देश भर में मुसलमानों के पास पहुंचा। सबसे पहले सुनिए ऑल इंडिया जमीयत मुसलमीन क्या कहती है। सूअर के मीट के नाम पर गुमराह करने की, उनको उलझाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वैक्सीन में किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है या किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल कर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया जमीयत मुसलमीन मुसलमानों की बड़ी संस्था है और वो ये कहती है कि मुसलमान फतवे के बाद ही वैक्सीन लें। तो सोचिए, ये सोच मुसलमानों का कितना भला करेगी। जमीयत के बाद अब मुंबई के मौलाना अब्बास रिजवी की बात आपको सुननी चाहिए। ये कहते हैं कि मर जाना मंजूर है, लेकिन ऐसी वैक्सीन लगवाना मंजूर नहीं जिसमें सूअर के अंश हो। वो हराम चीज जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम किया है उसमें शफा हो ही नहीं सकती है। अच्छा, और ढिठाई उसकी ये देखिए। और मैं तो एक बात ये कहूंगा आपकी जी टीवी से, मुझे मर जाना गवारा है, चाइना का वैक्सीन इस तरह से आए उसे मुझे लेना गवारा नहीं। एक और देश के मुफ्ती मौलाना है जो मानते हैं कि अगर वैक्सीन बनाने में सूअर के अंश का इस्तेमाल हुआ है तो मुसलमानों को ऐसी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। दूसरी ओर अब देशहित में ऐसे मौलानाओं को भी सुनिए जो मानते हैं कि इस्लाम में जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। इस्लाम मजहब में इंसान की जान की बहुत अहमियत है और जिस तरीके से ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर के इसके अंदर ये चीज़ मिक्स है जो इस्लाम में हराम है, लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और किसी भी जिस तरीके की लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें। आप जानते हैं कोरोना ने धर्म नहीं देखा, कोरोना वायरस ने धर्म नहीं देखा, लेकिन ये लोग कोरोना वैक्सीन में धर्म ढूंढ रहे हैं। अब आपको देशहित में आपको ये जानना चाहिए कि दरअसल जो सोच वैक्सीन भी शरिया के हिसाब से चाहती है वो भारत और दुनिया में इंसानियत का कितना नुकसान कर चुकी है, आप हैरान हो जाएंगे। आप जानते हैं भारत में पोलियो की वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भी फतवा जारी हो चुका है। जी हाँ, और पोलियो के खिलाफ ऐसे फतवों से सबसे ज्यादा नुकसान भारत के मुसलमान बच्चों का ही हुआ, इन कट्टरपंथियों के चक्कर में। इसके अलावा मीजल्स रूबेला के टीके के खिलाफ भी फतवा जारी हुआ, फ्लू वैक्सीन के खिलाफ भी फतवा जारी हुआ। मौलाना और मुफ्तियों ने सभी टीकों के बारे में कहा कि ये टीके शरिया के खिलाफ है, यानी कि कट्टरपंथी ही, मतलब मुसलमानों को असली खतरा कट्टरपंथियों से है। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक ये कट्टरपंथी है, ये कहने में भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। मैंने जब अपना पुरस्कार वापस किया, अभी फौरन अवार्ड वापस किया जा रहा है, ठीक है, हम इस पर भी एग्री करते हैं। 1 लाख का पुरस्कार मिला था, उसे चेक से वापस करेंगे। एक प्रतीक चिन्ह मिला था, उसे दे आएंगे। इसके विरोध जताने के लिए मैं ये पुरस्कार वापस करता हूं। अवार्ड वापसी 2014 के बाद से यह आवाज अक्सर आपके कानों में गूंज रही होगी। पुरस्कार वापस किया, मैं ये पुरस्कार वापस करता हूं।
मोदी विरोध में अवार्ड वापस करने की होड़ भी आपने देखी होगी। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद देश में अवार्ड वापसी की नई परंपरा की शुरुआत हुई। सवाल यह है कि क्या अवार्ड वापस किए गए? पुरस्कार वापसी का दावा करने वाले लोगों ने क्या किया? स्मृति चिन्ह और पैसे क्या दोनों अवार्ड के साथ लौटाए गए या फिर बयान देकर बैठ गए? इन सवालों का जवाब और अवार्ड वापसी का सच जानने से पहले आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि अवार्ड वापसी की होड़ कहां से और कैसे शुरू हुई। 28 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में 30 अगस्त 2015 को कुछ लोगों ने कन्नड़ साहित्यकार MM कलबुर्गी को गोली मार दी। करीब एक महीने के अंदर हुई इन घटनाओं के बाद देश भर में अवार्ड वापसी गैंग एक्टिव हो गया और पुरस्कार लौटाने का दावा किया जाने लगा। इन्हीं में जुड़े 39 साहित्यकार भी थे जिन्होंने साहित्य अकादमी को अपना अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। इनमें देश के जाने माने साहित्यकार भी शामिल थे। तो सवाल है कि क्या साहित्य अकादमी की तरफ से दिए जाने वाले अवार्ड वापस किए जा सकते हैं? अवार्ड वापसी का क्या कोई नियम है? या जिन साहित्यकारों ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया है, क्या उन्होंने अपना अवार्ड वापस किया? मेरे हाथ में इन दस्तावेजों में यही सच छिपा है। आज हम आपको 2015 से शुरू हुए अवार्ड वापसी का सच दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। देशहित का दूसरा एडिशन देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सभी का। 2015 में देश की राजनीति में एक नया शब्द बना था, अवार्ड वापसी। देश में असहिष्णुता बढ़ने का हवाला देकर देश के 39 बड़े साहित्यकारों ने बाकायदा टीवी पर बयान देकर, चिट्ठी लिखकर और सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया था और अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। आज उस घटना के 5 साल बाद जी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि आखिर क्या था अवार्ड वापसी का सच। देखिए जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप जिस दस्तावेज को देख रहे हैं, इसी दस्तावेज से अवार्ड वापसी का सच पता चलेगा। इसमें कुल 39 साहित्यकारों के नाम हैं। साहित्य अकादमी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल समेत कुल 24 भाषाओं में हर साल देश के साहित्यकारों को पुरस्कार देती है, जिसमें स्मृति चिन्ह के साथ साथ पुरस्कार राशि भी होती है। साहित्य अकादमी के इस पेपर के मुताबिक 39 साहित्यकारों में से 26 ने अपना स्मृति चिन्ह वापस नहीं किया और 4 साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने ना तो स्मृति चिन्ह लौटाया और ना ही पुरस्कार की राशि लौटाई। हालांकि 13 साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लौटा दी। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि साहित्य अकादमी में अवार्ड वापस लेने का कोई नियम नहीं है। अब अवार्ड वापसी का ऐलान करने वाले 4 प्रमुख लेखकों के बारे में आपको बताते हैं, जिन्होंने अवार्ड वापसी का ऐलान तो बढ़ चढ़कर किया, लेकिन आज तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। जी न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक जिन 39 लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार को लौटाने का ऐलान किया था, उनमें से 4 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ना पैसे लौटाए और ना ही स्मृति चिन्ह लौटाया, सिर्फ ऐलान किया। यानी वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐलान कर रहे थे। ये 4 नाम हैं उर्दू के साहित्यकार खलील मामून, असम की साहित्यकार निरुपमा बोरगोहेन,
मराठी के साहित्यकार इब्राहिम अफगान और अंग्रेजी के साहित्यकार अमन सेठी। 2011 में खलील मामून को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तब उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए मिले थे। उस वक्त जब देश में अवार्ड वापसी गैंग एक्टिव था, तब खलील मामून ने भी अपना अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था। लेकिन जी न्यूज के पास साहित्य अकादमी का जो दस्तावेज है, उसके मुताबिक खलील मामून ने ना ही स्मृति चिन्ह लौटाया और ना ही पुरस्कार की राशि लौटाई। रिपोर्टर विशाल पांडे ने खलील मामून से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया। उनसे व्हाट्सएप पर लिखित सवाल भी पूछे। व्हाट्सएप के ब्लूटिक के मुताबिक उन्होंने उन सवालों को पढ़ा भी, लेकिन अभी तक खलील मामून की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने खलील मामून से भी बातचीत करने की कोशिश की। उनसे मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई 22 दिसंबर को। उन्होंने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज करते हैं कि कुछ निजी काम से वो 2-3 दिन तक व्यस्त रहेंगे, इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। उसके बाद मैंने उनसे व्हाट्सएप पर पूछा कि सर, क्या आपने अपना चेक और स्मृति चिन्ह साहित्य अकादमी को वापस कर दिया है? तो उनका जवाब आता है कि आप साहित्य अकादमी से चेक कर लीजिए। मैंने उनको लिखा कि सर, मैंने चेक किया है और साहित्य अकादमी के मुताबिक आपने ना तो स्मृति चिन्ह वापस किया है और ना ही अवार्ड की राशि आपने लौटाई है। इसके बाद खलील मामून का कोई जवाब नहीं आता है। मैंने उनको एक सवालों की लिस्ट भी व्हाट्सएप की और उसके बाद कई फ़ोन कॉल्स भी उनको किए, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हमें उनके जवाब का अब भी इंतजार रहेगा। अगर उनका जवाब आता है तो उसे हम जरूर दिखाएंगे। असमिया भाषा की लेखिका निरुपमा बोरगोहेन को 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें स्मृति चिन्ह के साथ 25,000 रुपए की सम्मान राशि मिली थी। असमिया भाषा की लेखिका निरुपमा बोरगोहेन को 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें स्मृति चिन्ह के साथ 25,000 रुपए की सम्मान राशि मिली थी। इन्होंने भी ना तो स्मृति चिन्ह लौटाया और ना ही पैसा लौटाया, बस अवार्ड वापसी का ऐलान भर किया था। मराठी लेखक इब्राहिम अफगान को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। स्मृति चिन्ह के साथ 15,000 रुपए की सम्मान राशि भी दी गई थी, लेकिन इब्राहिम अफगान ने भी ना तो स्मृति चिन्ह लौटाया और ना ही पैसे लौटाने का ऑफर दिया। सिर्फ अखलाक और कलबुर्गी मर्डर के बाद राजनीतिक विरोध में अवार्ड वापसी का ऐलान किया। अंग्रेजी लेखक अमन सेठी को 2012 में युवा साहित्य पुरस्कार और 50,000 रुपए की सम्मान राशि दी गई थी। इन्होंने भी अवार्ड वापसी का सिर्फ बयान ही दिया। अमन सेठी का भी दावा सिर्फ ऐलान तक ही सीमित रहा। जी न्यूज की तरफ से रिपोर्टर विशाल पांडे ने अमन सेठी को भी उनका पक्ष जानने के लिए ईमेल किया, लेकिन अब तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। 2015 में दादरी और कर्नाटक के कुलबर्गी की घटना के बाद लगभग 39 लेखकों ने साहित्य अकादमी से जुड़े पुरस्कारों को लौटाने का ऐलान किया था, लेकिन इन 39 लेखकों में से मात्र 13 लेखकों ने अपने स्मृति चिन्ह वापस किए। जी न्यूज को मिले दस्तावेज के मुताबिक 39 में से 26 साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने अपना स्मृति चिन्ह नहीं लौटाया। हिंदी जगत के जाने माने चेहरे अशोक वाजपेयी इन्हीं में से एक है। अशोक वाजपेयी को साल 1994 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान उन्होंने अवार्ड वापसी का ऐलान किया। अशोक वाजपेयी उन शुरुआती लोगों में से एक थे जिन्होंने विरोध के तौर पर अवार्ड लौटाने का ऐलान करना शुरू किया था। सुनिए अवार्ड लौटाने का ऐलान करते हुए साल 2015 में अशोक वाजपेयी ने क्या कहा था। देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, इसकी घोषणा स्वयं राष्ट्रपति ने भी की, उपराष्ट्रपति ने भी की, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये कहा और नारायण मूर्ति ने ये कहा
तो इसके पीछे राजनीति खोजना, इस अर्थ में ये राजनीति ज़रूर थी कि हम लोकतांत्रिक समाज में असहिष्णुता को अस्वीकार करते हैं। ये एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है, पर हमारे मामले में ये राज से संबंधित कम था, नीति से संबंधित अधिक था। साहित्य अकादमी से मिले इस दस्तावेज को देखिए। इस लिस्ट में अशोक वाजपेयी के नाम के आगे 1 लाख रुपए का चेक लौटाने का जिक्र तो है, लेकिन स्मृति चिन्ह लौटाने वाला हिस्सा खाली पड़ा है। साहित्य अकादमी के मुताबिक अशोक वाजपेयी ने स्मृति चिन्ह अब तक नहीं लौटाया है। जी न्यूज रिपोर्टर विशाल पांडे ने अपने ऑफिशियल ईमेल से उनका पक्ष जानने के लिए कई सवाल भेजे, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साहित्यकार अशोक वाजपेयी से मैंने कई बार फोन पर बातचीत की, अवार्ड वापसी की स्टोरी पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने 24 दिसंबर सुबह 10 बजे का समय दिया इंटरव्यू का, लेकिन जब सुबह मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अपने प्रश्न ईमेल पर मुझे भेज दीजिए। मैंने 24 दिसंबर सुबह 10 बजे के आसपास उनको ईमेल पर अवार्ड वापसी से संबंधित सारे सवाल भेज दिए और शाम 5 बजे तक उनसे जवाब मांगा था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद भी अशोक वाजपेयी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और हमें उनके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर वो जवाब देंगे तो हम आने वाले समय में उनका जवाब भी जरूर चलाएंगे। 2015 में अवार्ड वापसी का झंडा उठाने वाले साहित्यकारों में एक नाम नयनतारा सहगल का भी था। नयनतारा सहगल को 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और सम्मान राशि के रूप में 10,000 रुपए भी मिले थे। 2015 में अवार्ड वापसी के ऐलान के बाद नयनतारा सहगल ने 10,000 रुपए के बदले 1 लाख रुपए का चेक साहित्य अकादमी को जरूर लौटाया, लेकिन स्मृति चिन्ह वापस नहीं किया। लेखिका नयनतारा सहगल से मैंने फोन पर बातचीत की। उन्होंने अवार्ड वापसी के मुद्दे पर मुझे बहुत सी बातें बताई, लेकिन नयनतारा सहगल जी ने कहा कि उनका कोई भी बयान टीवी पर न चलाया जाए। हम नयनतारा जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए उनका बयान नहीं दिखाएंगे। स्मृति चिन्ह नहीं लौटाने वाले कुल 26 साहित्यकारों में उदय प्रकाश और काशीनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। हालांकि जी न्यूज के पास मौजूद लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने स्मृति चिन्ह के साथ पुरस्कार राशि का चेक भी लौटाया। इनमें साहित्यकार मुनव्वर राणा, सारा जोसेफ, जीएन देवी और स्वर्गीय मंगलेश डबराल जैसे कुल 13 लेखक शामिल हैं। हालांकि इन सभी साहित्यकारों का लौटाया हुआ चेक साहित्य अकादमी के पास आज भी जस का तस मौजूद है। इसके पीछे वजह यह है कि साहित्य अकादमी को अवार्ड लौटाने का कोई नियम नहीं है। 65-66 साल से साहित्यकारों द्वारा चलाई जाती है और साहित्यकारों के लिए ये संस्था है, यानी इस जगह मतलब एक राइटर्स होम कहा जाता है इसको। और साहित्य अकादमी में ऐसी कोई प्रावधान नहीं कि पुरस्कार वापस लेने का, क्योंकि साहित्य अकादमी लेखकों का सम्मान करना जानती है, सिर्फ इतना ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। जब साहित्य अकादमी या भारत सरकार के पास अवार्ड वापसी को लेकर कोई नियम ही नहीं है, ऐसे में साहित्यकारों का स्मृति चिन्ह लौटाना या पुरस्कार राशि का चेक लौटाना क्या साहित्य के सम्मान का अपमान नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरस्कार साहित्यकारों को दिए जाते हैं उसका चयन भी साहित्यकार ही करते हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो देश में असहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हुआ। उन्होंने अवार्ड वापसी के दावे किए, लेकिन आप देख रहे हैं, आप समझिए इसे कि हकीकत क्या है। आप सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस पूरी हकीकत को जाना। विशाल, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये साहित्यकार हैं, क्या इन्हें नहीं मालूम कि अवार्ड वापस नहीं किए जाते? ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है?
देखिए शिरीन, उन्हें अच्छी तरह से ये पता है कि अवार्ड वापस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि साहित्य अकादमी उनके द्वारा ही चलाई जाती है। ये साहित्यकारों द्वारा ही इसमें अवार्ड का सिलेक्शन किया जाता है, किसे दिया जाना है, किसे नहीं दिया जाना है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई 2015 से अवार्ड वापसी को लेकर, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं डर और अविश्वास का एक तरह से धंधा फैलाने की कोशिश की गई, और विरोध दर्ज कराने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं आप देखिए, इसमें वो 39 नामों की पूरी लिस्ट है जिन लोगों ने 2015 से अवार्ड वापसी का ऐलान किया था। इससे इनका सच भी बाहर आता है। 39 में से मात्र 13 साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्मृति चिन्ह वापस किए। बाकी 26 लोगों को अपने प्रतीक चिन्ह या जो उनको स्मृति चिन्ह मिलता है उससे इतना ज्यादा मोह है कि उसे वापस नहीं करना चाहते, लेकिन विरोध दर्ज कराने के लिए वो बयान जरूर देते हैं। और 4 साहित्यकार तो ऐसे हैं जिन्होंने न स्मृति चिन्ह वापस किया और ना ही उन्होंने अवार्ड की राशि वापस की। इससे यह साफ तौर से पता चलता है कि आखिरकार इनकी मंशा क्या रही है, ये क्यों ऐसा कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खास विचारधारा को उनके विरोध को दर्ज कराने के लिए, ऐसे कदम उठाने के लिए आगे आए थे। ये बात इन्हें अच्छी तरह से पता थी कि अवार्ड वापसी का कोई नियम साहित्य अकादमी के पास नहीं है, इनके अवार्ड वापस नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने यह कदम उठाया, और अगर जिन लोगों ने उठाया भी, उन्होंने भी कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं की। हालांकि इसमें से देखिए 13 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो कहा वो किया, जिसमें मुनव्वर राणा, सारा जोसेफ जैसे ऐसे कई नाम हैं जो कि अपना स्मृति चिन्ह और अवार्ड की राशि दोनों उन्होंने वापस करने का ऑफर साहित्य अकादमी के पास किया। लेकिन साहित्य अकादमी का कोई नियम ना होने के कारण उनकी धनराशि आज भी उनके अकाउंट में ही पड़ी है, चेक भले साहित्य अकादमी के पास पड़ा हो। शिरीन, जाहिर तौर पर, और इसका मतलब तो यही हुआ ना विशाल कि ये सब कुछ जानते थे, अवार्ड वापस नहीं किए जाते, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जानते बूझते ऐसा किया गया। अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हुआ और इस तरह के ऐलान किए गए। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल, और इस पूरी तहकीकात पर अपनी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.